हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षर अकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं 38 बीपीएससी 1992 से लेके 21 बीपीएससी 2025 तक बीपीएससी ने जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। उसी के साथ में जो सीडीपीओ बीपीएससी जो सीडीपीओ एग्जाम करा रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के जो भी बीपीएससी ने एग्जाम कराए हैं वो हम सारे के सारे जो है कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। तो जितने भी साथी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले साथी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये समझ लीजिए आज की जो 60 से 70% जो है जीके जीएस इसी एक बुक से कंप्लीट हो जाएगी। इसी पूर्व अगर आपने ये कंप्लीट आपने जो सीरीज देख ली ये लेटेस्ट बुक है 2026 की, अगर आपने ये पूरी जो है सीरीज देख ली तो आप ये जान लीजिए कि आपका 70% जीके जीएस यहीं से कवर हो जाएगा। अब जो है जितने भी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं और जो बीपीएससी एईडीयू का जो री एग्ज़ाम होगा आगे, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ वो रद्द हो गया है। अब जो है जो री एग्ज़ाम होगा बीपीएससी एईडीयू वो भी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिहार एसएससी जो सीजीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और बिहार एसएससी 12th लेवल वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला वीडियो है। तो आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें सभी साथी, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को जो है शेयर कर दें। हम लोगों ने जो है इसमें जो है हिस्ट्री पढ़ लिया है, ज्योग्राफी का पढ़ लिया है, वहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ ली है। तो अब हम लोग जो है इस समय जो है पढ़ेंगे ईवीएस, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं हम लोग। अब हम आज के वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न पर्यावरण पारिस्थितिकी से क्या है तो देखते हैं। पर्यावरण किससे बनता है तो पर्यावरण जैविक अजैविक जो है भू आकृति घटकों से मिलकर बनता है। यानी पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, यानी कि ये सभी सही है। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारिस्थितिक क्रियाशील तंत्रों में इसकी रचना होती है। पर्यावरण के जो है 3 संघटक हैं। कौन कौन से हैं? भौतिक या अजैविक संघटक। भौतिक या अजैविक में क्या आ जाते हैं? स्थल आ जाता है, वायु आ जाता है, जल आ जाता है। जैविक संगठन में क्या आता है? पादप है, मनुष्य है, जंतु है, सूक्ष्म जीव। वहीं ऊर्जा संगठन में कौन कौन आता है? सौरिक ऊर्जा एवं तापीय ऊर्जा, ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसे आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहता है उस जगह को आवास कहते हैं। किसी जो है प्रजाति विशेष के पौधों या जीव जो किसी जो है प्रजाति हो विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के जो है रहने की सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन जो होती है वो आवास हैबिटेट कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वो कार्निवोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्निवोर। वे जानवर जो मुख्यतः मांस के का सेवन करते हैं मांसाहारी या कार्निवोर कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया या ध्रुवीय भालू हो गए, ये जो है सब मांसाहारी जीव होते हैं, इन्हें जो है कार्निवोर कहा जाता है। शाकाहारी को जो है हार्बिवोर कहा जाता है। जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी जो है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उनको जो है ओमनिवोर यानी सर्वाहारी कहा जाता है। जो सिर्फ फल खाते हैं उन्हें फलाहारी कहते हैं, उन्हें जो है फ्रूगिवोर कहा जाता है। जो बीजों को खाने वाले होते हैं उन्हें बीजाहारी कहते हैं, उन्हें ग्रेनिवोर कहा जाता है। जो सड़े कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले होते हैं वो डेट्रीवोर कहलाते हैं तथा रक्त चूसने वाले होते हैं उन्हें स्विंगिवोर तथा अन्य जंतुओं की श्रेणी। अब जो है अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन कितने होने चाहिए? तो 33%। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए? तो 33% न्यूनतम। संपूर्ण वन का कितना होना चाहिए? 33%। राष्ट्रीय वन नीति जो है नेशनल जो राष्ट्रीय वन नीति है जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 की जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु ट्रॉपिकल क्लाइमेट की दृष्टिगत भारत के कुल भूमि की जो है
कम से कम जो है 33% भूमि जो है पहाड़ी क्षेत्रों के 66.67% पर जो है बना आवश्यक है, जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन जो है बनाना आवश्यक है। पारिस्थितिकी संतुलन जो है बना रहे। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जो है कुल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल का लगभग 25.17% क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल वनावरण एवं वृक्षावरण है, जबकि जो वनावरण है वो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का जो है 21.76% है। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? तो जंगल के जो है पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से और घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र के जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि एक से अधिक सही है। पृथ्वी की जो अन्योन्याश्रित जो भौतिक प्रणालियों के जो है मुख्य घटकों में से एक वातावरण है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन एवं 1% अन्य गैसों से बना है। ऑक्सीजन के जो है बृहद एवं उच्च स्रोतों में जंगल के पौधों को कि प्रकाश संश्लेषण जो है, समुद्री पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण एवं घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र के जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रमुख है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है मिलेनियम जो है विकास लक्ष्य में किसे जो है शामिल नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? 2 अंकों वाला आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को जो है शामिल नहीं किया गया है मिलेनियम जो है विकास लक्ष्य में। संयुक्त राज्य की जो है तत्कालीन जो है 189 सदस्य देशों द्वारा सितंबर 2000 में जो है स्वाक्षरित जो है सहस्त्राब्दी घोषणा जो है मिलेनियम डिक्लेरेशन के आधार पर जो संयुक्त राष्ट्र ने 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की जो है घोषणा की है, जिसमें प्राप्त सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 तक जो है करनी थी। 8 जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निम्न थे। पहला क्या? गहन गरीब एवं जो है भूख का उन्मूलन। दूसरा जो है सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। तीसरा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा महिला सशक्तिकरण। चौथा बाल मृत्यु दर की कमी। पांचवा जो है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। छठा जो है HIV या एड्स, मलेरिया और अन्य प्रमुख जो है रोगों की रोकथाम। वहीं सातवां है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। आठवां विकास हेतु वैश्विक साझेदारी का विकास। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP ने जो है सतत विकास लक्ष्य SDG निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है कि विलुप्त होने के खतरे में जो है पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं? लुप्तप्राय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लुप्तप्राय। जिन प्रजातियों में जो है के सामने विलुप्त होने का जो है स्पष्ट खतरा होता है और जिनकी जो है संख्या आवास इतनी घट चुकी होती है कि भविष्य में लुप्त हो सकती है, उन्हें संकटाग्रस्त या लुप्तप्राय जो है प्रजातियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुवेद। सुवेद जो है इसमें क्या कहते हैं? ऐसी प्रजातियां जिनमें जो है खतरा तो है परंतु वह लुप्तप्राय जितना तत्कालिक या तीव्र नहीं माना जाता। अगला है दुर्लभ। दुर्लभ रेयर, जिनकी संख्या कम है पर वे अभी सीधे सीधे विलुप्त की कगार पर नहीं माने जाते हैं। अगला है विलुप्त जो है एक्सटिंक्ट, वे प्रजातियां जिनका कोई भी जीवित सदस्य प्राकृतिक आवास में देखा नहीं गया है, वे क्या कहलाती हैं? विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें क्या है? प्रसिद्ध जो है पर्यावरण विशेषज्ञ जो है सुंदरलाल बहुगुणा किस काम में जो है लिए जाते हैं? तो चिपको आंदोलन, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और जो है मानव जो है पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जो है पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में वृक्ष के जो है संरक्षण के लिए जो है प्रयासरत रहे। पर्यावरण के जो है क्षेत्र में बहुगुणा जी की जो है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें
पद्म श्री से पुरस्कार देने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। विगत वर्षों में ये टिहरी बांध से आशंकित जो पारिस्थितिकी विनाश के दृष्टिकोण से टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे थे। अब अगला है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? वृक्षों को बचाने के लिए जो आंदोलन किया गया था उसे चिपको आंदोलन कहते हैं। भाले कुल्हाड़ी जो है चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ 1970 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए चमोली में महिलाओं ने जो है गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अहिंसक जो है चिपको आंदोलन शुरू किया। चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बोगड़ा आदि पर्यावरण ने चिपको आंदोलन को जो है विश्व में पहचान दिलाई थी। पोषक पौधे अपना जो है पोषक किससे प्राप्त करते हैं? तो वे प्रोडक्ट से प्राप्त करते हैं। एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया है। पौधे जो है पोषक तत्व जो है न बनाते नहीं है, बनाने की बात नहीं है, इसमें प्राप्त करने के तो वो मृदा से, मिट्टी से लेते हैं। कैसे लेंगे? मिट्टी से पोषक तत्व जो है अपना पोषक तत्व जो है प्राप्त करते हैं। पौधे किससे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? ये पढ़ारती वाला जो होता है ये गलत है, मृदा से। जो पोषक तत्व लेंगे तो कहाँ से लेंगे? मृदा से। जड़ें जो है उसकी जो है पोषक तत्व मृदा से लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न। हर जो है पोषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ भोजन का जो है भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व कार्बनिक तत्व भूमि जो है मृदा से प्राप्त किया जाता है तथा कार्बनिक तत्व जो है भूमि में खनिजों के रूप में जो है उपस्थित होते हैं। ये खनिज जो है तत्व या पोषक तत्व जो है न्यूट्रिएंट जो है एलिमेंट कहलाते हैं तथा इनका पोषक खनिज पोषक जो है मिनरल जो है न्यूट्रिशन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला क्या है? इसकी व्याख्या क्या है? लाइकेन वायु जो है प्रदूषण के प्रति जो है संवेदनशील होती है, खासतौर पर वे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में जो है कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुख समुद्र तट जो है, निकट तटीय जो है पर्वतीय जंगल, समुद्री घास, प्रवाल जो है, विथियां, नमक दलदर और मैंग्रोव के साथ जो है 21 द्वीप जो है शामिल हैं। तो इसमें मन्नार की खाड़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, इसमें मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो दुनिया में सबसे समृद्ध जो है क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में जो है ज्वारनमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जो है जंगल, समुद्री घास, प्रवाल, नमक दलदर और मैंग्रोव की जो है साथ है 21 द्वीप जो है शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गैंगटॉक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है इसके बारे में क्या कथन सही है? पहला क्या कहता है, गंगा नदी की डॉल्फिन को जो है आईयूसी की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही बात है। इनमें से कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावित रूप से अंधा बना देती है। हाँ, ये भी बात सही है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है जो शिकार करती है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीक अगला प्रश्न है कि इसे जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो किसे दी गई है? हाँ, ये बात सही है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दी गई है।
गैंगटॉक डॉल्फिन के बारे में कथन कौन-कौन सही है? वर्ष 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मानकर उसके बाद यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ये भी सही था, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेतृत्व नहीं है, जो इसे प्रभावी रूप से जो है हमला बना देते हैं। गंगा नदी जो है डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्ग किया गया है। ये भी बात सही थी। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी जो है प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखते हैं 81,000 प्रजातियां जीवों एवं जो है 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। भारतवर्ष में जीव जंतुओं की लगभग जो है 90,000 तथा वनस्पतियों की लगभग 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अनुमानतल 47,000 पौधों की प्रजातियों से लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां हैं, अतः निकटतम उत्तर विकल्प 1 जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न में। केरल की जो है शांत घाटी जो है साइलेंट वैली सुरक्षित है, क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। जो शांत घाटी है इसमें साइलेंट वैली जो नीलगिरी के दक्षिण पश्चिमी कोने में केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जैव विविधता से भरपूर और इसे जो है संरक्षित किया गया है। कुथीपुझा कुथीपुझा जो है नदी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और भरतपुझा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो किसमें है? छत्तीसगढ़ में कांगेर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का जो है नाम कांगेर नदी के से दिया गया है। कांगेर जो है घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सन 1982 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो किससे दी जाती है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को किसको दी जाती है? राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को जो है सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान के में जो संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में है जो प्राकृतिक पर्यावरण के जो है संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो जो गुइंडी जो है ये तमिलनाडु में है, सही है। भगवान महावीर ये बिहार में, ये गलत है, ये बिहार में नहीं है। और वो जो है जो बलभक्रम है ये कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ है? बलभक्रम कहाँ है? मेघालय में। जो भगवान महावीर है ये कहाँ पे है? गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। इसलिए ये सही नहीं है, ये रख दिया है किसमें? बिहार में, जो कि गलत है। तो ऑप्शन कौन सा गलत पूछा है? तो बी सही हो जाएगा। भगवान महावीर बिहार में नहीं है, गोवा में है। इसी व्याख्या देखते हैं। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। भगवान महावीर जो है अभ्यारण्य, हाँ ये देखो, गोवा के जो है मोल्लेम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वर्ष 1967 में से वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया। बलविक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य की जो है गारो हिल्स के पास स्थित है। जो बलविक्रम राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के मेघालय राज्य में गारो हिल्स के पास स्थित है। यह समुद्र तल से जो है 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जो मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है छोड़े गए थे? तो किसमें छोड़े गए थे? नतांगी राष्ट्रीय उद्यान।
में नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस जो है मुख्य भूमि है एशिया में सबसे बड़े कछुए की जाति है। इनमें से एक है हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, तो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। वर्ष जो है 2022 में 10 बंदी नस्ल के जो है एशियाई विशालकाय कछुए मनोलिया एमिस किशोर को जो है नतांगी नेशनल पार्क जो नागालैंड के एक संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया था। विदित हो कि एशियाई विशालकाय कछुए को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आईयूसीएन की जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ध्यातव्य है कि नागालैंड जो है वन विभाग और जो है गैर लाभकारी टटेल जो है सर्वाइवल एलायंस और वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के जो है प्रजातियों को वना जंगल अधिवास के अनुकूल जो है बनाने और जनसंख्या में सुधार के उद्देश्य से जो है किशोर कछुओं को जो है छोड़ा। जानवरों को उनकी जो है रिहाई से पहले नागालैंड जूलॉजिकल जो है पार्क दीमापुर में 5 साल तक जो है संरक्षित किया गया और उसमें प्रजनन कराया गया था। विशाल एशिया वन कछुआ मनोरिया एमिस फैमिली टेस्टुडिने मुख्य भूमि में जो है एशिया में कछुओं की सबसे बड़ी जो है प्रजाति है, जिसकी सीधी कवच की लंबाई कितनी सीएल से अधिक से 600 मिलीमीटर होती है और भार लगभग 37 किलोग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है कि सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ है, तो सलीम अली है गोवा में। सलीम अली चिड़ियाघर जो है अभ्यारण्य कहाँ पे है, गोवा में। सलीम अली चिड़ियाघर पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न है हाल ही में चीन ने जो है सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के जो जीवों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए वह एक जो विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भूटान में अवस्थित है। कहाँ है, भूटान में। सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान में स्थित है। यह अभ्यारण्य भूटान के जो पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 740.60 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 740.6। अगला प्रश्न है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को जो है महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईबीए के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी, तो ये वर्ल्ड जो है लाइफ जो है इंटरनेशनल ने जो है मान्यता दी। ऑप्शन सी है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने मान्यता दी। महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता आईबीए जो है इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया का विकार और साइटों की आधिकारिक पहचान वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के जो है मार्ग प्रदर्शन के इसके पार्टनर्स द्वारा की जाती है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। कान्हा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है एवं कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य का एक जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य के मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन है। पहला प्रश्न है यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान है कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। अगला है नहीं गलत है, ये तो गलत हो गया। हीट वेव जो है यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री से या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो पहला ही गलत था। दूसरा क्या है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान में से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो दोनों ही
सही पूछा तो सही कोई सा नहीं है, दोनों गलत। ऑप्शन ए सही है। हीट वेव जो है ग्रीष्मकाल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के जो है सामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का जो है अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तथा किसी पहाड़ी इलाके का जो है अधिकतम तापमान कम से कम जो है 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वातावरण मुख्य रूप से जो है किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा वातावरण जो है गर्म होता है। सूर्य तप के द्वारा जो है तप्त होने के पश्चात पृथ्वी ऊष्मा को दीर्घ तरंग रूप लॉन्ग वेव फॉर्म में अपने जो है निकट स्थित वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो है संचारित कर देती है। दीर्घ तरंग जो है विकिरण को वायुमंडलीय गैसों विशेषतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर जो है लिया जाता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी का जो वायुमंडलीय मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण जो है लॉन्ग वेव है टेरेस्ट्रियल जो है रेडिएशन द्वारा तप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो चलिए हम लोग देखते हैं चार में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के है, ओजोन हो गया है और मीथेन आ गई है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से CFC है, ओजोन नहीं है, सी गलत एक मिनट, हाँ CFC है, मीथेन है। ग्रीन हाउस गैसों की ये उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल जो है प्रवेशी सौर जो है विकिरण का जो है पोषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम तीव्र तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही दी गई थी, उसके बाद CFC मीथेन, इसमें देखते हैं कौन कौन से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन यानी इसलिए ये एक से अधिक सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी गैस अपने जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, ये सारी अभी आ जाती है ग्रीन हाउस गैस में। अभी हम लोगों ने ऊपर व्याख्या में पढ़ा था ग्रीन हाउस गैस को कौन कौन से प्रभावित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये सारी ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है। अगला है ग्रीन हाउस गैसों के जो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो है सभी जो है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो वातावरण प्रदूषक में कौन कौन सी मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 एवं ओजोन वातावरण प्रदूषक कैसे मानी जाती है? ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के जो है अल्पकालिक जोखिम मानव जो है श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जो है सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों को जो है औद्योगिक अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जो है जीवाश्म ईंधन का दहन, भू-स्तरीय ओजोन या क्षोभ मंडलीय ओजोन एक द्वितीय प्रदूषक है, जो वाहनों, उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NOx और वाष्पशील कार्बन यौगिक VOC के जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रक्रिया करने से बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है किस गैस को वायुमंडलीय
प्रदूषक माना जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 एवं कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 आदि के रूप में वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में जो है सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 की मात्रा। वायुमंडलीय प्रदूषक औद्योगिक या निःसंतृतों एवं प्रकृति की होने वाली जो विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NOx गैस से वायुमंडल में जो है पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर जो है सल्फ्यूरिक H2SO4 तथा नाइट्रोजन HNO3 बनाकर पृथ्वी पर में गिरती है। इस अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है। अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा कहाँ होती है? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से। तो अम्ल वर्षा जो है SO2 से होती है। किससे होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से जो है मिलकर जो है जो वातावरणीय प्रदूषण होती है कोयला जलाने से, कारखाने से जलने से, पेट्रोल लकड़ी की चीज जलने से ये जो है इसमें विकल्प जो है स्टार लगा, यानी कि एक से अधिक है, क्योंकि कारखाने से भी आ जाएगा, कोयला जलाने से भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अम्ल का जो है मुख्य जो है कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रस ऑक्साइड NOx के जो है उत्सर्जन से उत्पन्न होने वाली जो वर्षा है जो है इस प्रदूषण को उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में जो कोयला जलाने से भी होता है। अतः इन प्रश्न में एक से अधिक जो है पेट्रोल से भी है, कोयला कारखाने से, ये सारी चीजें इन सबको जलाने से जो है SO2 जो है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की जो है मिलने से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का जो है मुख्य घटक क्या है, तो HNO3 और H2SO2 इन दोनों घटकों से अम्ल वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो बायोगैस का जो मीथेन जो है सबसे प्रमुख है। ऑक्सीजन की अनुपस्थित में यह किसी कार्बनिक पदार्थ की जो है जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के जो है मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। गोबर गैस या जो है बायोगैस में जो है मीथेन लगभग 50 से 75% जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कोयले का उपयोग होता है, कोयले का उपयोग जो है जलाने में होता है। कोयले का जो है प्रयोग हम जो है घरों और जो है उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? घरों में और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने व कोक बनाने तथा भाप के द्वारा जो है इंजन चलाने में किया जाता है। कार्बन जो है मोनोऑक्साइड जो है CO2 के प्रदूषित वायु में जो है सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जो प्रदूषित वायु में जो है सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके जो है रक्त पर संतुलन को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन व गंधहीन गैस है, जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में जो है ईंधन की जलाने से निकलती है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का जो है जलना। इसका जीवाश्म ईंधन का जलना। गैसीय वायु प्रदूषण इनमें से निम्नलिखित प्रदूषकों में शामिल किया जाता है, तो जीवाश्म ईंधनों जो है खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि की मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो है गैस से निकलती है। सल्फर जो है गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के जो है दहन के सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर
ट्राई ऑक्साइड SO3 गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि कणकीय तत्व क्या है? तो कणकीय तत्व एक वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। जो कणकीय तत्व है, पार्टिकुलेट जो मैटर जो है कणकीय प्रदूषण भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की जो है गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है कि मानव जो है स्वास्थ्य पर ओजोन क्षय के प्रभाव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? धूप से जलना यानी सनबर्न, या फिर मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, त्वचा का मुरझाना, यानी कि ये सभी के सभी हो सकते हैं। ओजोन अपक्षय से सूर्य की जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती से टकराएंगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यथा धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, त्वचा का मुरझाना आदि है। जलवायु जो है परिवर्तन जो है पर संयुक्त राष्ट्र का जो है कन्वेंशन ढांचा के जो किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु जो है परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कन्वेंशन जो ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना एवं ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता के स्थिरीकरण से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। अगला प्रश्न है 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। किसने की थी? UAE ने। 2023 में जो COP28 हुआ है, इसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। COP जो है 28 का जो है आयोजन 23 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक जो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में किया गया। 10 से 21 नवंबर 2025 तक COP30 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन बेलेम ब्राजील में किया गया। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया था? तो बाकू अजरबैजान में किया गया था। बाकू अजरबैजान। 11 से 12 नवंबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP जो है 29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। 10 से 21 नवंबर 2025 तक जो है COP 30 का आयोजन जो है बेलेम ब्राजील में किया गया। अब अगला प्रश्न है कि सुर्खियां बटोरने वाले जो है लिस्बन घोषणा किस इकाई के सर्वेक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन जो है घोषणा महासागर के इकाई सर्वेक्षण से संबंधित है। लिस्बन घोषणा क्या है? कि महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 में 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन संयुक्त संपन्न हुआ, जिसमें 150 से अधिक देश सामूहिक रूप से समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर जो है सहमत हुए। यह घोषणा समाज के सभी क्षेत्र, युवाओं, नागरिक समाज, व्यवसायों और वैज्ञानिक समुदाय की जो है साहसिक प्रतिबद्धताओं के साथ खाद्य सुरक्षा, आजीविका और एक सुरक्षित ग्रह के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और जो महासागर और उत्पादक महासागर की केंद्रीयता को जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। विदितों की सम्मेलन की ये सह मेजबानी पुर्तगाल और केन्या द्वारा की गई थी। 100 से अधिक देशों ने यह प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल होकर वर्ष 2030 तक वैश्विक महासागरों की 30% की जो है रक्षा करने का संकल्प लिया। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो चौथा सत्र जो UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नैरोबी केन्या में जो है आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो सभा का जो चौथा सत्र जो है नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया था।
11 से 15 मार्च 2019 के मध्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया था। कोविड महामारी के कारण सदस्य देशों ने जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र यूएन को जो है 2 भागों में आयोजित किया था। पहला भाग जो है यूएनई 5.1 है फरवरी 2021 में नैरोबी केन्या में आयोजित वर्चुअली प्रारूप में है आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है कि दूसरा भाग यूएनई 5.2 जो 28 फरवरी से 2 मार्च 2020 नैरोबी जो है केन्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनई का जो है 5वां सत्र 28 फरवरी से जो है 2 मार्च 2022 तक हाइब्रिड माध्यम द्वारा नैरोबी में आयोजित हुआ। यूएनई जो है 5 का मुख्य जो है विषय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाना था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनई 7 का 7वां सत्र 8 से 12 दिसंबर 2025 के मध्य केन्या नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के जो है मुख्यालय में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि COP 28 के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? तो आयोजन स्थल जो दोहा कतर में जो होगा ये गलत है, तो गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला था कि आयोजन अवधि 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2030 में, ये सही था। हानि एवं क्षति कोष की संरचना नीति का अनुमोदन किया गया, ये भी सही था। सेंटियागो नेटवर्क को स्वीकृति की, ये भी सही था। अगला हमारा क्या गया है, इसकी जो है व्याख्या क्या कहती है। कॉप जो 18 का आयोजन 30 नवंबर 2023 से जो है 13 दिसंबर 2030 दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसमें जो हानि एवं क्षति को संचालन नीति का अनुमोदन किया गया था। सेंटियागो नेटवर्क के जो संचालन एक संस्थान व्यवस्था को जो है स्वीकृति की। इसका आयोजन दोहा कतर में नहीं किया गया था, यह विकल्प भी गलत है। कॉप 30 आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील की जो है बेलेम शहर में किया गया था। कहाँ किया था? बेलेम शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है 2024 में जो है बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमत हुए? बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर जो है सहमति बनी थी? तो ये विकसित देशों के 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ, जहां मुख्य रूप से जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस पर जो बातचीत हुई और सम्मेलन के अंत में जो है एक नया वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत जो है विकासशील देशों के लिए $2 अरब प्रतिवर्ष वाले जो लक्ष्य कोपेनहेगन 2009 को जो है बढ़ाकर 2035 तक कम से कम 300 अरब से $300 बिलियन जो है प्रतिवर्ष जो है करने पर सहमति बनी। हिमालयी या भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसें जो है रेगिस्तान लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो ये दुर्लभ प्रजातियों की। हिमालयी भूरे भालू जो है एशियाई जंगली भैंसें तथा रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण हैं। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची में शामिल किया गया है। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो दीर्घ आर्थिक विकिरण तरंगों से वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ आर्थिक विकिरण तरंगों से जो है प्राप्त करता है। ये TRE 3 में जो है पूछा गया प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, नवकीन, इनमें से कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये भी TRE 3 में TRE 3 में ये प्रश्न पूछा गया।
नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर, पवन ऊर्जा आदि। जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडारण सीमित है। भंडारण के एक बार समाप्त होने के पश्चात उन्हें स्वीकृति अथवा पुनः पूरित होने में कई बार समय लग जाते हैं। कोयला है, नाभिकीय ईंधन है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस इसके अंतर्गत आती है। अगला है जीवाश्म ईंधन। किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। जीवाश्म ईंधन निकट भविष्य में समाप्त होने वाले अर्थात गैर नवीकरणीय ईंधन है। इसके अंतर्गत पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि आते हैं। ये भी देखिए बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है। टीआरई 2 का है। टीआरई 2 में पूछा गया। जो जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय कौन कौन से? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयला। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो सूची 1 में क्या क्या दिया है, चलिए देखते हैं। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार। जो पीएटी योजना है ये किसके अंतर्गत आएगी? ये किसके अंतर्गत आ रही है? दूसरा, ऊर्जा ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। इसमें प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पीएटी योजना ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। ये ए का 2 सही हो जाएगा। वहीं तट रेखा, आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव जो मिष्टी योजना है ये 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। इसमें 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। अब पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल किसमें है? तो ये है नवंबर 2021 में ग्लासगो में जो COP26 में लॉन्च की गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पीएटी योजना दूसरा सही है। ऊर्जा गहन उद्योगों में कम करने का लक्ष्य। बी क्या कहता है? बी का क्या है? तटरेखा, आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी योजना 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया मिष्टी योजना। वहीं तीसरा, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल, इसका चौथा सही हो जाएगा। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 लॉन्च किया गया। अगला इसका डी का मिलान क्या होगा? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। चलिए इसमें ऑप्शन भी देखिए 2 से सही दिया गया है। व्याख्या देखते हैं हम लोग और समझ में आ जाएगा। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार पीएटी योजना का प्रारंभ वर्ष 2012 में किया गया था। इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा गहन क्षेत्रों में नामित उपभोक्ता डेस्टिनेशन कंज्यूमर्स के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत अर्थात प्रति इकाई उत्पादन ऊर्जा उपयोग को कम करना है। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल को सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तुत किया गया था। इस पहल का प्रारंभ 5 जून 2023 को किया गया था। इस पहल का उद्देश्य मैंग्रोव को एक अद्वितीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना तथा तटीय आवासों की स्थिरता को सुरक्षित और संवर्धित करना है। 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीईपी का जो है प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 24 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की जो है 130 शहरों, गैर प्रांतीय शहरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार कर लाना है। अगला प्रश्न हमारा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो चीड़ के जंगल में। कहाँ पे? चीड़ के जंगल में जो है पर्वतीय जो है क्षेत्रों के पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। भारत में 26 गणों और 114 परिवारों के अंतर्गत पक्षियों की कुल 1358 प्रजातियां पाई जाती हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं पेड़? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में ठीक वह इसके विपरीत ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस प्रकार जो है रात में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है और बेटर महसूस होती है। इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का जो है घटक नहीं है? तो कैल्शियम जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। पड़हरित या क्लोरोफिल जो है एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक है। यह जो है वर्णक तत्वों के हरे रंग का कार्ड है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, ये क्लोरोफिल के घटक है। लेकिन कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में है मैग्नीशियम आयन धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरा प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो है पिगमेंट, यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो बाघ है। क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, जो एक स्तनधारी पशु है। प्रश्न की उनका विकल्प सही है। बाघों की घटती संख्या की दृष्टि से उसके संरक्षण हेतु जो है भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस जो है पर्यावरण कार्यकर्ताओं का जो समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्र परीक्षण को जो है विरोध करने के लिए किया गया था। ग्रीन पीस का जो मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि एक वयस्क हाथी क्या हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो ये लगभग होता है 10,000। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 5,000 किलोमीटर लगभग। एक वयस्क हाथी का भार लगभग 3,000 से 5,000 किलोग्राम के बीच होता है। अब तक का सबसे वजनी हाथी अफ्रीकी सवाना हाथी है, जिसका भार लगभग 24,000 पाउंड लगभग 10,886 किलोग्राम है। यह वयस्क भारतीय हाथी प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक का जो है चारा खाता है। न्यूजीलैंड में जो है पाया जाने वाला
उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो कीवी जो है उड्डयनहीन पक्षी है। न्यूजीलैंड में जो है पाया जाने वाला पक्षी कीवी उड़ नहीं सकता है, परंतु वह तेज से दौड़ सकता है। अगला जो है इसकी व्याख्या है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला जो पक्षी कीवी उड़ नहीं सकता है, परंतु वह तेजी से दौड़ सकता है। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCB का जो शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु में। किसने? तमिलनाडु में। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1993 एवं 2003 के बीच भारत में गिद्धों की आबादी लगभग 96% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने गिद्धों के संरक्षण हेतु 2 कार्य योजनाएं संचालित करने का निर्णय लिया। पहली वर्ष 2006 में तथा दूसरी वर्ष 2020-25 के बीच में। इस राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम में योजना में महत्वपूर्ण कार्यबंदियों में से एक गिद्धों की जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय आबादी को बचाने हेतु जो है राज्य स्तरीय जो है समितियों का गठन शामिल है। इसी दिशा में जो है कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु राज्य के गिद्धों की प्रभावी संरक्षण हेतु संस्था का जो ढांचा स्थापित करने के लिए वर्ष 2022 में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो बिहार में बनाई गई है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाई जा रही है। यह बिहार के भागलपुर जिले में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक की जो है जलवायु की निगरानी के लिए किस देश को अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? रूस ने। किसने किया है? रूस ने। आर्कटिका की जलवायु की निगरानी के लिए जो है किस देश ने जो है लॉन्च किया है? रूस। फरवरी 2021 में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु रूस द्वारा पहला उपग्रह आर्कटिक्स M प्रक्षेपित किया गया था। अगला जो है प्रश्न है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो कितने? 8 8 जो है भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए जो है अनुशंसित किया गया था। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रश्नकाल के दौरान भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया था। वर्तमान में भारत में 18 समुद्र तटों में जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं, शिवराजपुर गुजरात में, भोगला द्वीप, श्रीवर्धन, नंगांव, परनगा, गुहागर, लद्दघर महाराष्ट्र, गोल्डन उड़ीसा, कासरगोड जो है पादुपुत्री कर्नाटक, रोशिकोंडा आंध्र प्रदेश, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोवलम तमिलनाडु, ईडेन पुदुचेरी, मिनिकॉय गुंथी, कदमत लक्षद्वीप, कप्पाड़ चाल केरल। चाल कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में समशीतोष्ण वन जो है अनुसंधान केंद्र शहर में है? कौन सा सही है? शिमला है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शहर शिमला में है। भारत में समशीतोष्ण जो है टेम्परेट वनों पर जो है अनुसंधान के लिए जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE के जो है अधीन समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित कहाँ पे है? ये नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है नेशनल एनवायरमेंटल जो है इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अगला जो है हमारा प्रश्न क्या है, भारत के जो है घड़ियाल प्रजनन कौन सा है? भारत में जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र
कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये मुरैना मध्य प्रदेश में। घड़ियालों को जो है भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार में विलुप्त घोषित किया गया है। भारत और नेपाल उनके पुनर्वास के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयत्नों में से एक मुरैना मध्य प्रदेश के पास देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। अगला जो है प्रश्न है कि 22 अप्रैल को जो है मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का जो है संबंध है, तो किससे है? वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से। किससे? ये टीआरई स्कूल से पूछा गया है। ऑप्शन सी है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दुनिया भर में वातावरण से संबंधित जन जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसकी जो है स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड निल्सन ने वर्ष 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट थी। ये 2025 में जो है बनाई गई है पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।